गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार जरा मुझे चैट पे बताओ, वॉइस वीडियो सब ओके है? वॉइस वीडियो में कोई दिक्कत है? चैट पे एक बार जरा बताएं, वॉइस वीडियो सब ओके? वॉइस वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? चले ठीक है। मैं हर साल फाउंडेशन इंटर के लिए, फाइनल के लिए अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से एक एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न को रिलीज करता हूँ, जो कि एवरी ईयर अपने पास जो है निकाल के, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आना चाहिए, ये क्वेश्चंस अपने पास आने चाहिए। तो एक बार जरा अपनी कॉपीज में कहीं पे ये आप लिख लीजिए। ये इस बार का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है सितंबर 26 के लिए, एंड दैट इज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। जो आपका पेपर नंबर 1 है, अकाउंट्स। देखिए जी, तो ऐसे लिख लें, ये तो क्वेश्चन नंबर फिक्स्ड है, ट्रू फॉल्स, ये तो फिक्स्ड है 12 मार्क के लिए। आपको ये 12 मार्क सिर्फ तब मिलेंगे जब आपने रीजन भी लिखा हो। अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो मेरे बच्चे मार्क्स आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। इन ट्रू फॉल्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये EQ टॉपिक्स हैं फॉर ट्रू फॉल्स। फॉर ट्रू फॉल्स कैसे? सबसे पहला, एक तो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, एक कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स, कि कोई चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक डेप्रिसिएशन, एक जर्नल लेजर अकाउंटिंग प्रोसेस, इसकी थ्योरी और पार्टनरशिप। ये ट्रू फॉल्स के इंपॉर्टेंट आइटम है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन आइटम को स्पेसिफिकली पढ़ो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये टिप है ट्रू फॉल्स को करने की, क्योंकि 12 नंबर आपके फ्री में आपको यहाँ पे मिलेंगे। टिप ये है, जितने भी ICI के PYQs हैं उसके ट्रू फॉल्स मैंने आपको डिस्कस करवा दिए। अब आप क्या करो, ICI ने आपकी एक MTP बुकलेट निकाल रखी है। इस MTP बुकलेट में 10 पेपर्स हैं, आप इसके भी ट्रू फॉल्स उठा के पूरे कर लो। मैं इतना आपको दावे के साथ कहता हूं कि पेपर में इन्हीं में से निकलेगा। PYQ वाले जितने ट्रू फॉल्स हैं ये मैंने आपको क्लास में सारे कवर करा दिए। MTP बुकलेट वाले जो है मैंने कवर नहीं करवाए हैं। MTP बुकलेट जिनको नहीं पता, ये MTP बुकलेट है, ये आपको कैसे मिल जाएगी थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक बार समझ लें। आप क्या करें, गूगल पे जाके एक बार ऐसे सर्च कर ले ICI MTP। जैसे आप सर्च करोगे तो मॉडल टेस्ट पेपर पहला लिंक आएगा, इसे खोलें, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लें, मॉडल टेस्ट पेपर पे क्लिक करें, ये एक फाइल खुल जाएगी, 1000 पेज की एक फाइल है। इस फाइल में आपके पास अकाउंट्स के 10 पेपर, लॉ के 10 पेपर, QA के 10 पेपर, इको के 10 पेपर है, और नीचे उनके आंसर्स भी है। तो आप हर पेपर उठाओ, ये 10 के 10 पेपर जो है ये उठाओ, हर पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, सब के सब कर डालो। तो 6 ट्रू फॉल्स होते हैं एक पेपर में, तो 10 इंटू 6 60, 60 के 60 ट्रू फॉल्स कर डालो, क्योंकि PYQ वाले मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये आपने करना है। इससे आपका ये दायरा फिक्स हो जाएगा। इसके बाद बी पार्ट सेकंड, यहां पे आपकी थ्योरी आती है। ये थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं मैं ये भी आपको PYQ में से सारा करवा चुका हूं। PYQ मतलब जून 24 से लेके आज तक जो मई 26 तक पेपर हुआ, इसकी सबकी थ्योरी मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस कर ली है, ये हो चुका है। अब आपने इसमें भी सेम काम करना है, जो MTP की बुकलेट है उसको उठाइए, और MTP की बुकलेट में जितनी भी ये थ्योरी आ रखी है, ये सारे क्वेश्चन एक बार अपनी लैंग्वेज में रीड कर लीजिए। जब आप इसको रीड करेंगे तो रीड करके आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वो कीवर्ड आपने ध्यान रखने हैं। जबकि मैंने क्लास में जब PYQ में थ्योरी करवाई है तो वो तो मैंने लिखवाई थी बकायदा, MTP वाली आप एक बार रीड कर लीजिए। इसके भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लगभग आते ही आते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
ये दो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री के अंदर थ्योरी, इन्वेंट्री के अंदर आपसे पूछ लेगा कि पीरियोडिक परपेचुअल में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा जर्नल लेजर के फायदे नुकसान, ये बहुत पूछते हैं। इसके अलावा आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थ्योरी, कि कौन से टाइप के एरर्स ऐसे होते हैं जो एरर आपके पास जो है ट्रायल बैलेंस को एग्री करते हैं, ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं करते, ये सब। इसके अलावा आपके पास अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की थ्योरी, कोई भी दो कंसेप्ट्स आपको बोल देगा, उसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिख के देनी पड़ेगी। तो ये वो एरिया है जहां से थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। करना तो खैर सभी है, पर इसको आपने थोड़ा ध्यान से करना है। सी, ये क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो कि इन चैप्टरों से आता है। जर्नल, आरओई, अदर बुक्स। अदर बुक्स का मतलब है जैसे सब्सिडरी बुक्स हो गया, परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें से आएगा। या फिर यहां पे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि इन्वेंट्री का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने इन्वेंट्री का क्वेश्चन भी आपको हर चैप्टर से डील करवा दिया। या फिर डेप्रिएशन का क्वेश्चन यहां आएगा, या फिर जीएसटी। ये टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन यहां पर अपने पास बनते हैं। मैं आपको ये टॉपिक इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि ये 20 मार्क का जो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये किसी भी हालत में आपके पास जो गलत ना हो, क्योंकि 20 नंबर यहां पे आपको पूरे पूरे मिलने चाहिए। तो दिस इज अ कंपलसरी क्वेश्चन। आपके पेपर में ये सितंबर 26 में आने की संभावना बनती है, तो इसको आप लोग जरूर जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 20 मार्क का है। इस क्वेश्चन में मात्र 3 चैप्टर आते हैं। एक आता है रेक्टिफिकेशन, जिसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। एक आता है बीआरएस, एक आता है डेप्रिसिएशन। ये 3 चैप्टर यहां पे बनते हैं। इन 3 चैप्टरों में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई 2 ही क्वेश्चंस आएंगे। या तो रेक्टिफिकेशन बीआरएस आ जाएगा, या डेप्रिसिएशन बीआरएस आ जाएगा, या बीआरएस छोड़कर रेक्टिफिकेशन डेप्रिसिएशन आ जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बनेगा। मेरा ऐसा मानना है 10 मार्क के 2 सवाल आपके पास जो बनेंगे। ये कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको 12 मार्क का एक सवाल 8 का एक दे देगा, लेकिन मेरा ऐसा पर्टिकुलरली मानना है कि सितंबर 26 में 10 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। और मेरा ऐसा पर्टिकुलरली मानना है कि इसमें बीआरएस बनना चाहिए इस बार, और डेप्रिसिएशन बनना चाहिए इस बार। मेरा ऐसा मानना है। करने तो आपको तीनों ही है, लेकिन मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है कि 10 में से ये 10 मार्क के 2 क्वेश्चन इनके बनने चाहिए। अब एक मजे की बात, यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। अब मैंने जैसे कहा कि इन 3 चैप्टरों में से कोई 2 क्वेश्चन यहां पे आएंगे, तो जो क्वेश्चन यहां नहीं आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 में होगा। तो उसके लिए लिख लेंगे वॉट एवर क्वेश्चन आउट ऑफ these 3 topics will not come here will be definitely seen in question number 5। आगे जाके क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहां इसमें से 3 में से कोई 2 चैप्टर तो आ गए, तो एक चैप्टर जो बचा होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए कि इसमें रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नहीं बना, तो ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में दे दे, क्योंकि यहां पर भी मैंने इसको लिखा हुआ है। मतलब ये तीनों चैप्टर कंपलसरी है, आने ही आने हैं। इट्स जस्ट अ चॉइस कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं आए तो क्वेश्चन 5 में आपको दिख जाएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में आपको ही दिख जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर कंपलसरी है, पेपर में आने ही आने हैं। बिल्कुल भी ये सोच के पेपर में ना जाएं कि मैं इसमें से कोई एक छोड़ दूं, तीनों ही करने हैं, बढ़िया तरीके से करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 20 मार्क 20 मार्क, टोटल 40 मार्क्स का ये एरिया है। यहां पर आपके मात्र 4 चैप्टर्स आते हैं।
फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और पार्टनरशिप। ये 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आपके यहां पे बनेंगे। इसमें एनपीओ कंपलसरी है, पार्टनरशिप कंपलसरी है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, एनी वन, इन दोनों में से कोई एक आएगा। मेरा पर्सनली मानना यह है कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन इस बार बनना चाहिए, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ। मेरा पर्सनली मानना यह है, बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना तो आपने सभी है। तो 40 मार्क में ये 4 टॉपिक है, जिसमें एनपीओ इज मस्ट, आना ही आना है, 10 नंबर तो मिनिमम आना है। पार्टनरशिप इज मस्ट, कम से कम 15 से 20 मार्क का तो आना ही आना है। अब जो बचा वो फाइनल अकाउंट या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री सिस्टम से आएगा, यू नेवर नो कौन सा। एज पर टीचर एडवाइस फाइनल अकाउंट विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्वेश्चन बनना चाहिए, बाकी आपका कॉल है, पढ़ना तो खैर सभी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे ज्यादा भयानक क्वेश्चन होता है आपके पेपर का। मैं इसको भयानक नाम इसलिए दे रहा हूं, बाकी किसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक नहीं आते, हालांकि कंपलसरी क्वेश्चन में आते हैं, पर मैं उसको काउंट नहीं कर रहा क्योंकि कंपलसरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मल्टीपल टॉपिक से होता है, इसमें बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं। इसमें ए पार्ट पे इनका फेवरेट टॉपिक है इन्वेंट्री, 5 मार्क का क्वेश्चन यहां से ये उठा के देते हैं 20 मार्क में से। बी पार्ट में अक्सर ऐसा होगा कि आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे और इनमें चॉइस होगी, तो इन्वेंट्री चैप्टर के बाद जो बी पार्ट यहां पे होगा उनमें 2 में कोई चॉइस होगी। और जो मैं ये बी पार्ट लिख रहा हूं, ये बी पार्ट असल में यही है, ये चेक करें। जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बता रहा था कि 2 टॉपिक आएंगे, एक नहीं आएगा, तो मैंने कहा था आपको कि वो क्वेश्चन नंबर 5 में नजर आएगा। वो क्वेश्चन नंबर 5 में नजर इसी जगह पर आएगा, यहां पे, यहां मैं लिख भी रहा हूं, जो क्वेश्चन 2 में नहीं आया वो इधर आएगा। तो यहां पर आपके पास बीआरएस भी आ सकता है, रेक्टिफिकेशन भी आ सकता है, डेप्रिएशन भी आ सकता है, यहां पर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक है जो यहां बनते हैं। और 5th क्वेश्चन का सी पार्ट, इनका ये भी 5 नंबर में आता है। 5th क्वेश्चन का जो सी पार्ट है 10 मार्क, ये इनका पक्का पक्का डेफिनेटली 200% कंपनी अकाउंट से आएगा। तो कंपनी अकाउंट्स का मतलब है शेयर, डिबेंचर, बोनस राइट, प्रेफरेंस शेयर, और साथ में अपने पास डिबेंचर है, डिबेंचर का रिडेम्पशन, ये सब। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अकाउंट्स में यहां पर आपको डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर का पूरा टॉपिक, और बाकी दूसरा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला जो टॉपिक है या बोनस राइट, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें ज्यादातर शेयर्स आता है, तो शेयर्स को छोड़ के जो कंपनी अकाउंट का जितना भी इलाका है वो यहां है। मेरा ऐसा अपने पर्सनल लेवल पर यह मानना है कि आपको इस बार डिबेंचर का क्वेश्चन और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बोनस राइट आई विल नॉट से कि आए, लेकिन डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में आपको देखने को मिल सकता है। एंड कमिंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन, अगेन 20 मार्क। इसमें ए पार्ट आपका शेयर्स का होता है, बढ़िया ताबड़तोड़ क्वेश्चन शेयर्स का, प्रो राटा के साथ इसका क्वेश्चन बनना चाहिए, जर्नल एंट्रीज का। 15 मार्क का सवाल आता है। बल्कि मैं तो बच्चे से कहता हूं, अगर आपने शेयर्स की प्रैक्टिस बहुत उम्दा तरीके से करी हुई है तो ये आपके पेपर का पहला क्वेश्चन होना चाहिए। भैया ये जल्दी भी हो जाता है, जर्नल एंट्री में इतना टाइम नहीं लगता, और आपको सीधा 15 नंबर दिला देता है, तो मजा आ जाता है इसमें। एंड बी सेकेंड वाला जो यहां पे है, ये थ्योरी आता है, ये थ्योरी 5 मार्क का। ये थ्योरी में मैं यहां पे लिख रहा हूं सी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट मैंने लिखवाया उसमें मैंने आपको थ्योरी की चीजें लिखवाई है कि कहां से थ्योरी पूछी जा सकती है। तो ये आपके पास यहां पे थ्योरी में जो नहीं आया वो इधर नीचे बनने के चांसेस यहां पे बन जाते हैं। एक बात का और ध्यान देना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो ये मैं थ्योरी आपको बोल रहा हूं, इसको इस तरीके से दिमाग में रखें कि आपने जो चैप्टर मेरे साथ पढ़े हैं, हर टीचर क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाने से पहले थोड़ी बहुत थ्योरी लिखवाता है।
तो थ्योरी आपने वही करनी है, कोई थ्योरी का अलग से चैप्टर नहीं है। आपने कुछ चैप्टर ऐसे पढ़े जो तो पूरे थ्योरी है, अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया, कैपिटल रेवेन्यू आइटम हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, इसमें थ्योरी बहुत है, डेप्रिसिएशन में थ्योरी बहुत है। तो जिनमें आपने थ्योरी पढ़ी हुई है वो नोट्स में आपको टीचर्स ने लिखवा रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास ये चैप्टर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे थ्योरी में आपने ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स मैटर करते हैं, तो कीवर्ड्स के ऊपर अपना गेम रखना है। एज पर टीचर्स एडवाइस, मेरी एडवाइस के मुताबिक आपको जो क्वेश्चन छोड़ना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, आपने पेपर में कोई भी एक टॉपिक अगर छोड़ा हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब आपने करके जाना है। ये ध्यान रहे, एक टॉपिक से ज्यादा छोड़ने का रिस्क आप नहीं ले सकते। आपने पार्टनरशिप छोड़ दिया, बस एक टॉपिक आपने छोड़ दिया, उसके बाद आपको सब करना है। एनपीओ छोड़ दिया, उसके बाद आपने सब करना है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न फॉर अपने पास जो हमारा आ रहा है सितंबर वाले के लिए। उसमें इस तरीके से आपके पास चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए। ये जब अभी मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये आप अपने पास जो है उसमें से भी अपना जो है इसको सेव करके रख सकते हैं, और जब तैयारी करें तो इसको आप लोग अपने पास जो फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा सितंबर 25 के एमटी में क्वेश्चन 5 का सी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है सितंबर 26 में। वो तो अपने पास ना डिपेंड करता है, वैसे 99% चांस यही होता है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में से क्वेश्चन आएगा। बोनस राइट का क्वेश्चन बहुत कम बनता है, बाकी आपका कॉल है। अच्छा एक बात और, अब नीचे लिख लीजिए कुछ अपने पास पेपर अटेम्प्टिंग टिप्स। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये आपके 12th क्लास का पेपर नहीं है, ये आपका अपने पास जो है पेपर सीए फाउंडेशन का है, तो थोड़ी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहले आपका पेपर आपने ब्लैक बॉल पेन से करना है, तो आप अलग अलग किस्म के ब्लैक बॉल पेन यूज करो, देखो किसमें स्पीड बढ़ रही है, किसमें आपका कैसा काम चल रहा है। सेकेंड, दूसरी चीज, आपके पेपर की शीट ऐसी वर्टिकल शीट है, ये शीट है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम शीट आपकी ऐसी है, एग्जाम शीट आपकी ऐसी जो 12th में होती थी ये नहीं है, ये नहीं। आप अपनी एग्जाम शीट में क्वेश्चन नंबर जो है वो सबसे बीच में लिखेंगे टॉप में, और आप अपना जो भी आंसर लिखेंगे वो हर आंसर फ्रेश पेज पे शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर्स एट टॉप इन मिड ऑफ पेज, एंड सेकेंड every question should start at fresh page। हर क्वेश्चन को आप फ्रेश पेज पे शुरू करोगे। तीसरी बात, अमाउंट्स शुड नॉट बी ओवर रिटन एंड शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली। इसका मतलब क्या है समझे, जब मैं बोल रहा हूं ओवर रिटन तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई फिगर लिखी 15,000 रुपए की, और आपने उस फिगर को बाद में 18,000 बनाने की कोशिश करी, ये इस तरह से, ये जब ऑन स्क्रीन मार्किंग होती है तो उसमें चेक ही नहीं होता, ये चेक ही नहीं होगा। तो अगर आपने कुछ भी ओवर रिटन करा वो चेक ही नहीं होने वाला, इस बात को ध्यान रखना। मैं इसका एक बहुत ही सुंदर बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी सुना है कि चेक पे ओवर राइटिंग करने से चेक बाउंस हो जाता है? सोचो, कभी सुना है ऐसा? अगर किसी आदमी ने चेक बनाते वक्त चेक पे ओवर राइटिंग कर दी, वो बाउंस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि चेक स्कैन होकर सिस्टम्स के अंदर सेव होता है, स्कैनिंग में ओवर राइटिंग आती ही नहीं। और भैया आपका जो पेपर है वो हो रहा है चेक स्कैन होके। तो मेरे भाई, आपने अगर कोई भी फिगर ओवर राइटिंग लिखी है तो मैं तो आपकी कॉपी में आपको मार्क्स दे दूंगा, मैंने आपके भी एमटीपी चेक करे उसमें भी मार्क्स दिए, आईसीआई नहीं देगा। फिर बाद में ये मत कहना कि ये चीज मुझे पता नहीं थी। मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर कल को फिर कुछ गलत हो गया तो क्या करें? ये कर सकते हो, 15,000 आपने लिखा, आपने इसको 18 बनाना है, सिंगल लाइन में काटो, सिंगल लाइन में काट के 18 लिखो, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग में चेक हो जाता है, ये चेक हो जाता है, सिंगल लाइन में काटोगे चेक हो जाएगा। ये जो आपने ड्रामेबाजी करी है काट के, आप सोचते हो कि टीचर को पता नहीं चलेगा,
जबकि वास्तव में आपने टीचर का सारा ध्यान यहीं खींच लिया, पूरे पेज पे ये आपका एक ब्लैक स्पॉट पड़ गया है, तो इस पे आपने ध्यान रखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। आप जब भी लिखोगे अपने पास ऐसे डिलीट करके लिखोगे, ये ध्यान रखना है। सिंगल लाइन, अमाउंट शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली। मेरा सीधा सीधा इस बात से मतलब यह है कि आपका पेपर अकाउंट्स का है, वो भी सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको जीरोस बहुत लिखने हैं। जब आप कोई फिगर लिखो, किसी बच्चे ने ऐसे फिगर लिखी है ये 5 लाख की, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग में चेक नहीं होता। आपको फिगर्स बकायदा सारे जीरोस अलग अलग लिखने हैं, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग में चेक होगा। डोंट गेट ओवर हाइप, कॉमा वॉमा के कोई नंबर नहीं होते। आपको कहीं पे मिले कि सर कॉमा नहीं लगाया हमने, कोई नंबर नहीं, कॉमा वॉमा धक्का दो बिल्कुल, लेकिन अपनी जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, फिगर्स में आनाकानी नहीं होनी चाहिए। ऑन स्क्रीन मार्किंग में आपकी जो फिगर्स हैं वो चेक होंगी। आप पर्टिकुलर के अंदर रायता मचा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट के कॉलम बढ़िया होने चाहिए, अमाउंट के कॉलम में कोई भी झोल नहीं होना चाहिए। अगर आपने अमाउंट का कॉलम गलत लिख दिया, अमाउंट के कॉलम में बेकार चीजें लिखी है, मजा नहीं आएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, पर्टिकुलर्स के कॉलम साइज लिमिटेड रखना, और जो अमाउंट के कॉलम है, अमाउंट कॉलम साइज थोड़ा एक्सपेंड करना, ताकि जब आप अमाउंट के कॉलम के साइज थोड़े बढ़ाओगे तो उसमें आपकी फिगर्स बकायदा बढ़िया बढ़िया साफ साफ दिखाई दे। जैसे आप पार्टनर कैपिटल बना रहे हो, तो पार्टनर कैपिटल में 3-3 पार्टनर है, तो कोशिश करो पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा कम कर दिया और अमाउंट का जो कॉलम अपने पास है उसको आपने ठीक तरीके से लिख दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको बिल्कुल भी आपने गड़बड़ नहीं करना। गलत मैंने बोला ना, गलत लिख जाए तो ऐसे सिंगल लाइन में काट देना, सिंगल लाइन में काटना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी। ये तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। मैंने इतनी शीट्स देखी हैं जिसमें मैं बच्चों को बार बार बताता हूं पर बच्चे समझते नहीं है। एक और बात, फोर्थ, ये पॉइंट स्पेसिफिकली जर्नल के लिए है, स्पेसिफिकली जर्नल के लिए। मेरे भाई जर्नल में आप अगर कोई एंट्री पास कर रहे हो, जैसे मान लो मैं एक एंट्री बोलूं, लेट्स से कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ऐसे होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा और इसको अपने दिमाग में बिठा लो। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि इतने टाइम पढ़ाकर बच्चों की शीटें देखकर मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि आईसीआई नंबर जानबूझ के नहीं काटता, गलती से उससे कट जाते हैं। क्या होता है कि वो चीजें पढ़ना तो चाहता है, इंसान तो पढ़ लेगा पर सिस्टम नहीं पढ़ पाता। तो कई बार क्या होगा, जब आपको जर्नल एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री में ऐसी बड़े बड़े नाम्स आते हैं। जैसे बड़े बड़े नाम में एक और नाम आपको बताऊं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये एक नाम है जो डिबेंचर में मिलेगा। लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, ये बड़े बड़े नाम है। कोई और नाम आपको बताऊं, जैसे कोई और अपने पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो फंडामेंटल ये है, जब आप एंट्री पास करो, ये बड़ा नाम इसी एक लाइन में आना चाहिए। अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट, और रिकवर्ड को यहां लिख दिया, आई एम सॉरी टू से ये चेक नहीं होगा, ये गलत होगा। मैं इसकी आपको शीट भी दिखा सकता हूं। देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगा, मेरे पास बच्चे की शीट आ रखी है, चेक हो गए, उन्होंने इस चीज की वजह से उसके नंबर काटे हुए। तो यहां से एक फंडामेंटल ध्यान रखें, जब भी आप कोई जर्नल की एंट्री पास कर रहे हो, जर्नल में वो जो आपके पास एंट्री है वो पूरी एक लाइन में जाए। सर अब इसके लिए मेरे पे जगह कम पड़ेगी, पर्टिकुलर का कॉलम मेरे पे कम पड़ जाएगा, भाई थोड़ा एडजस्ट करो। आप इस टू को थोड़ा पीछे की तरफ लिख दो, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ होना चाहिए बेटा, ये पूरा एक साथ होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए। अब ये आपका खेल है कि आप इसको कैसे करोगे, लेकिन इसको अलग नहीं करना है। इस पूरे सेंटेंस को अपने जो है एक ही लाइन के अंदर लिखते हुए चलना है। दिस इज द थिंग व्हाट आई वाज सेइंग, इसको ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, जितनी हो सके अवॉइड करें, जितनी हो सके। बाकी मजबूरी बन जाए तो लिख लें, जैसे छोटी मोटी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये इक्विटी ये आप लिख सकते हो, जैसे ये शेयर ये लिख सकते हो, पर मैं कहूंगा ये भी मत लिखो, ये भी मत लिखो, पूरा पूरा लिख ले अपने पास, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऐसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरा पूरा लिखे। जितना आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो वहां मैं अपना जो है डिस्क्लेमर दे रहा हूं बेटा, मेरे तरफ से शॉर्ट फॉर्म के मार्क्स नहीं कटने चाहिए, पर आईसीआई कभी कभी काट लेता है। तो आपका जब तक मजबूरी ना बन जाए, आखिरी का बिल्कुल समय ना पड़ाओ और आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में ना लगे हो, तब तक के लिए अपने पास शॉर्ट फॉर्म जो है वो अलाउड है। लेकिन अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, भरपूर आपके पास टाइम है, तो भैया पूरा पूरा लिखे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
जर्नल में बीइंग लिखना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीइंग में लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नरेशन आप कैसी मर्जी लिखो, बीइंग तो बस मैं लिखता हूं अपने लिए, आपने अगर बीइंग वगैरह नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक के कोई हमारे यहाँ पे मार्क्स नहीं कटते हैं अकाउंट्स के अंदर, लॉ में कटेंगे। लॉ में स्पेलिंग मिस्टेक का आपके पास जो है सब्जेक्टिव में मार्क्स कटते हैं। चलो आगे, फिर एक फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, मेन सोल्यूशन एंड वर्किंग नोट्स, इनको सेपरेटली शो करना है, सेपरेटली। मतलब आप अपना वर्किंग नोट पहले बनाओ या आप अपना वर्किंग नोट बाद में बनाओ, आपको इनको सेपरेटली शो करना है। सेपरेटली शो करने का मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चन में मेन सोल्यूशन अलग से शो हो रहा हो, वर्किंग नोट अलग से शो हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहा हूं और मेरे से पार्टनरशिप के क्वेश्चन में बोला कि रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओ, तो ये मेरा मेन सोल्यूशन है। तो मैं यहां पे रीवैल्यूएशन, ये पार्टनर कैपिटल, ये जो बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये मेन सोल्यूशन है। अब मैं इसके नीचे जो भी अपने वर्किंग नोट बना रहा हूं, कुछ भी वर्किंग नोट्स, एनी वर्किंग नोट्स, तो मैं स्पेसिफिकली वर्किंग नोट की हेडिंग देके अलग से उसमें चीजों को लिखना शुरू करूंगा। जैसे मैं कोई जर्नल दिखा रहा हूं, जैसे मैं कोई रेशियोज दिखा रहा हूं, जैसे मैं कोई कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दिखा रहा हूं, जैसे मैं अपने पास कोई कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो या कोई अमाउंट निकाल रहा हूं, इनको अलग से दिखाना है। मैं फिर से बता दूं, आप वर्किंग नोट पहले भी बना सकते हो, बाद में बना सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन वर्किंग नोट जब भी बनाओगे आप स्पेसिफिकली उसको लिख के बताओगे कि भैया ये वर्किंग नोट है। मेन सोल्यूशन बिल्कुल आपका जो अलग होना चाहिए, मेन सोल्यूशन जो आपके पास है वो बिल्कुल अलग से दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जब टीचर आपके पेपर को चेक करेगा, ओएसएम जब चेक करेगा, ऑन स्क्रीन मार्किंग जब होगी, तो वो आपका मेन सोल्यूशन ढूंढ रहा होगा। अब कई नालायक क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन फिर एक वर्किंग नोट, फिर पार्टनर कैपिटल फिर एक वर्किंग नोट, फिर बैलेंस शीट फिर एक वर्किंग नोट। ये ड्रामा नहीं करना है, पूरा मेन सोल्यूशन एक साथ, वर्किंग नोट या तो ऊपर या नीचे, लेकिन बनाने हैं। सर क्या वर्किंग नोट बनाने के मार्क्स होते हैं? भाई मिलते तो नहीं है, मिलते तो नहीं है, पर कटेंगे जरूर। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने पास जो है वर्किंग नोट आपने बना दिया तो कुछ यू वोंट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो नेगेटिव मार्किंग की तरह हो जाएगा, मार्क्स वैसे कट जाएंगे, टीचर कहेगा आपने ये अमाउंट कैसे निकाली। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि आपके वर्किंग नोट और आपका जो मेन सोल्यूशन है वो बिल्कुल अलग अलग चले, वो साथ में नहीं चलना चाहिए। डेबिट क्रेडिट लिखे ना जरूरी है क्या अकाउंट बनाना? डेबिट क्रेडिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट वगैरह का कोई भी वो नहीं है। वर्किंग नोट अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से बना सकते हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से। वर्किंग नोट की कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, मैंने खुद आपको इतनी तरीके से बनवाया। आप गेनिंग रेशियो निकालो, सैक्रिफाइस निकालो, गुडविल एंट्री वगैरह करो, वो आपका खेल है। वर्किंग नोट जब भी आप बनाओगे आपकी कन्वीनियंस से, लेकिन सेपरेटली बनाओगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेपरेटली, अलग से आपके क्वेश्चन में ये शो होने चाहिए। इसके अलावा सिक्स्थ, सिक्स्थ फॉर्मेट नीट होना चाहिए। नीट का मतलब ये है प्रॉपर नहीं भी हो तो चलेगा। जैसे अगर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ऐसे मैंने टी शेप बनाया, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। मैंने अपने पास जो है बीआरएस बनाना है, मैंने ऐसे बीआरएस का ये फॉर्मेट बना दिया, ये एक्सेप्टेबल है। कहने का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप भी कहीं पे लिख लेना, यूज ऑफ स्केल एंड पेंसिल इज नॉट मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों को नहीं पता होती। बच्चे स्केल पेंसिल अपने पास जो यूज कर रहे होते हैं उसमें बहुत समय खराब हो जाता है। तो आप अगर स्केल पेंसिल यूज नहीं कर रहे हैं और उसके बिना भी आपका जो फॉर्मेट है नीट बन रहा है, मैं कह रहा हूं कि साफ बन रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में अपने पास जो है मैंने सिंपल इस तरह से लिखा, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये एक्सेप्टेबल, चल जाए। लेकिन फॉर्मेट साफ जरूर होना चाहिए। साफ का मतलब ऐसा नहीं कि आप घसीटा ही मार रहे हो, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नीट। यू कैन ड्रॉ इट विद स्केल एंड पेंसिल, बट यू कैन अवॉइड स्केल एंड पेंसिल इफ यू कैन ड्रॉ इट नीटली विदाउट देम एज वेल। अगर आप उसके बिना भी नीटली बना सकते हो तो आप कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। इसको आपने ध्यान रखना है, फॉर्मेट आपके जो है चेक होते हैं।
नीरज भाई जो आप पूछ रहे हो एक्स्ट्रा लाइन हो जाए, ओएसएम पे चेक करो, जब वो स्कैन होगा तो गंदा लगेगा, उसके शायद मार्क्स काट ले। हाँ, वर्किंग नोट में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है या उसके बिना हो जाएगा? उसके बिना हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे आप बना रहे हो नॉर्मली हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट के टू और बाय के कोई मार्क्स नहीं होते। ये जो आप इधर इस तरफ लिखते हो टू बाय पर्टिकुलर अमाउंट, ये कोई मार्क्स नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बैलेंस शीट है तो भाई उसमें तो आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी ना, या जैसे बीआरएस है, प्लस आइटम माइनस आइटम, उसमें तो लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट चीज, सेवेंथ, आखिरी चीज, while writing any theory answer, assumption या नोट, कोई भी थ्योरी आंसर करते वक्त, assumption देते वक्त, नोट देते वक्त, हाईलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड से मेरा मतलब है कि टीचर जब आपके आंसर को पढ़े तो उसको आपका पूरा आंसर ना पढ़ना पड़े, वो आंसर में हाईलाइटेड कीवर्ड्स को देखकर आपका क्रक्स समझ जाए। वो क्रक्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ अल्टरनेटिव आंसर इज पॉसिबल, राइट नोट फॉर इट। आप उसका नोट देकर आना। अगर अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है तो आप उसका नोट देकर आओगे। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन करा और उस क्वेश्चन में एक अजम्पशन देने की वजह से आपका कुछ आंसर आ रहा है। अब अगर आप अजम्पशन दूसरी ले लेते तो आंसर दूसरा आता। तो आप अपने पास ये चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है तो आप पेपर में उसका नोट डाल दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक अजम्पशन ले ली कि जो मेरे पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट मशीनरी है वो गिवन नहीं है, सिर्फ जो मैंने खरीदा है वही मेरे पे अवेलेबल है, तो मैंने डेप्रिसिएशन उस पर लगाया। अब मान लीजिए कि मेरे पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट मशीनरी होता तो फिर उस पर भी डेप्रिसिएशन लगता, तो उससे दोनों से आंसर मेरा अलग अलग आ जाएगा। तो मैं पेपर में एक नोट डाल दूंगा कि अल्टरनेटिवली इट कैन बी अज्यूम्ड, तो उससे मेरा आंसर चेंज होगा। तो आपने ध्यान रखना है किसी चीज में अगर दो आंसर हो सकते हैं तो आप उसका एक नोट डाल देना, ताकि आप दोनों तरफ से सेफ रहो। जो आपने किया वो तो एक्सप्लेन कर दिया, और जो आपने नहीं किया उसको आपने नोट में दे दिया। ये होना चाहिए। लास्टली, टाइम मैनेजमेंट। बस ये आपने टिप्स ध्यान रखनी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? आपको टारगेट रखना है कि 1 घंटे के अंदर आप अपना जो स्टार्टिंग के 2 घंटे, जैसे ऐसे इसको 3 राउंड बना लो, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। आपका पहले घंटे के अंदर आपको 35 मार्क का पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आप ढूंढ लो कि आपका 35 मार्क का जो पेपर है वो कहां से आपको मिलेगा, एक बार ढूंढ लो इसको। तो 35 मार्क का पेपर आपको कैसे मिल सकता है? जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ट्रू फॉल्स, ये 12 मार्क का है। या फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो थ्योरी है वो, या क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है जो थ्योरी है वो, 5 मार्क्स 5 मार्क्स, 12 और 10, ये 22 हो गए। एंड इसके अलावा कोई एक बड़ा क्वेश्चन अपने पास जो वो उठा के आप कर लो, जो जल्दी हो जाए, मतलब बड़ा इन द सेंस 10 नंबर का है लेकिन जल्दी हो जाए। जैसे कोई क्वेश्चन आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बीआरएस आ जाए, या फिर आपने कोई जर्नल का क्वेश्चन कर लिया। इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है ऐसे प्लान करो, मतलब कम से कम 35 मार्क आपके पहले घंटे में पूरे होने चाहिए। अगर 35 नहीं हो पा रहे तो 30 तो आप मान के चलो करना ही है, नहीं तो क्या होगा, आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। ये 3 घंटे के पेपर में आपको 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। आपने आज से पहले कभी 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया 3 घंटे में, आपने हमेशा 80 मार्क का पेपर किया है। तो टाइम उतना ही है लेकिन जो कंटेंट है वो ज्यादा लिखना है। तो टारगेट रखें अपना 35 मार्क्स को सिलेक्ट करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 1 कभी भी आपको क्वेश्चन में पहले नहीं करना चाहिए, आंसर में पहले नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 को आप कहीं बीच में करना, क्योंकि यहाँ ये ट्रू फॉल्स थ्योरी आता है, इसमें खुल के नंबर नहीं मिलते हैं। ट्रू फॉल्स में तो फिर भी मिल जाते हैं, थ्योरी में इंस्टीट्यूट खुल के नंबर नहीं देता। तो पहला क्वेश्चन हमेशा वो करो जैसे बीआरएस हो गया, जैसे शेयर्स का क्वेश्चन हो गया, जो झटपट हो जाए और आपको नंबर पूरे दे जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन। फिर ये जो आपका सेकंड आर है, इसमें आपने अपने पास कुछ 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है कुछ अटेम्प्ट करना है।
अब देख लो 30 मार्क का कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे रीवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आ गया, पार्टनर कैपिटल आ गया, फाइनल अकाउंट्स में वक्त लगता है, एनपीओ का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने पास है इसको आप कर सकते हो। एंड देन लास्ट अपने पास जो है इसके अंदर, इसमें आपका जो 25 मार्क्स का पेपर है वो रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली अपने पास जो है 25 से 30 मार्क्स को आप यहां पे स्विच करके चल सकते हो, ये तरीका रहना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि पहला घंटा सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी स्पीड धीरे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। पहले वाले घंटे में अपने पास अगर आपने 2 क्वेश्चन निपटा दिए, 35-40 मार्क का पेपर उसके अंदर हो गया, तो आपका बाद का जो अपने पास घंटा है वो अपना आराम से निकलेगा, वो आपको उसमें बर्डन नहीं लगेगा। तो फर्स्ट आवर को बहुत एलोकेटली बढ़िया तरीके से घर में बैठ के स्ट्रेटेजाइज करो कि यार मुझे कौन सा क्वेश्चन पेपर में पहले उठाना चाहिए, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठाऊं, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 3 उठाऊं, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 4 उठाऊं, कौन से क्वेश्चन की मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी है और मुझे वो क्वेश्चन सबसे पहले उठाना चाहिए, ताकि किसी तरह 35 से 40 मार्क का पेपर यहां पे हो जाए। तो बाद में जितना आप इसके अंदर काम करोगे इसमें आपको ट्रबल कम लगेगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि पहले हम लोग ना क्या कर ले, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर लें, बड़े क्वेश्चन सारे बाद में करेंगे, वो गलत हो जाता है। आपको बड़े क्वेश्चन अपने पास जो पहले करने होते हैं। देखो 12th क्लास में भी आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा कि पेपर उल्टा शुरू करना। उल्टा इसलिए क्योंकि 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 मार्क, इस ऑर्डर में पेपर करो। लेकिन यहां मैं उल्टा नहीं बोल सकता क्योंकि यहां तो हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का आ रहा है। तो मैं आपको कैसे बोलूं कि भैया आप उल्टा शुरू कर लो, हर क्वेश्चन 20 मार्क का है। तो आपको एलोकेट करना है, आपको देखना है कि यार इसमें कौन सा ऐसा एरिया है जो एरिया मैं अपने पास बढ़िया तरीके से करूं, जिससे मेरा 35-40 मार्क का पेपर बढ़िया तरीके से हो जाए, और फिर बाकी अपने पास जो यहाँ पे रिमेनिंग पेपर होगा मैं इसमें करूँ। ये आपका आइडियोलॉजी रहनी चाहिए, स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर टिप एंड योर एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। इस तरह से काम चलेगा, बाकी ध्यान रखें अपने पास। देखो ऐसा ही है, अकाउंट्स में पर्टिकुलर अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है। आईसीआई की वीकनेस क्यों है, जो नंबर कट ही नहीं करा, ऐसा नहीं है कि वीकनेस है, ये बस इस वाले के लिए बात है अपने पास। आपने ये चीज के लिए ध्यान रख के चलना है, आपने ये चीज के लिए ध्यान रख के चलना है कि ये आपको जब अपने पास कोई चीज अपना सिलेबस सिलेबस बताते हैं, तो आप बस ये ध्यान में रखो कि आपके कंट्रोल में क्या चीज है। अगर आप इस चीज के ऊपर बातचीत करोगे कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आपको पेपर क्रैक करना बड़ा मुश्किल लगेगा। आप ये देखो आपके कंट्रोल में क्या है, आपको चीजें सारी पता है, आपको पेपर पैटर्न पता है, आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि मैं अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करूं। आप इन पे फोकस करोगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, सोल्यूशंस मिलेंगे पेपर को और बेहतर करने का। तो अगर आप ये सोचोगे कि आईसीआई मतलब नालायक है, ये बिल्कुल जो है इनटॉलरेबल अपने पास है, नंबर काटता है, ये करता है, आप इस तरह की चीजें सुनोगे तो दिमाग बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएगा। देखो बच्चे अगर पास नहीं हो पा रहे तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पास हो पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट पूरा ही खराब, रिजल्ट अच्छा भी तो है, और अच्छा करने के लिए आपको सारी चीजों की नॉलेज है, तो आप उसके हिसाब से उसको बेहतर बना सकते हो। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज में होना कंपलसरी है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई मर्जी क्वेश्चन कैसे मर्जी करो, इसका कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल अपने पास सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब आप अपने पास ये पूरी चीजें कर लो, अब आपने अपने पास जो लिस्ट पढ़नी है, जो क्वेश्चंस करने हैं वो कौन से करने हैं वो आपको बता देता हूं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, कुछ लिस्ट ऑफ ईक्यूज है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं, लिस्ट ऑफ ईक्यूज। एग्जाम से पहले करने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूं। मैं आपके ग्रुप पर भी इसको डलवा रहा हूं, और आप लोग भी इसको अपने पास जो भाई ध्यान में रख के चलना। आप लोगों के ग्रुप पे मैंने लिस्ट ऑफ ईक्यू डाल दिया है, ये आपने क्वेश्चन जरूर अपने हाथ से करने हैं, और मैं ये एक बार आपको सिस्टम पे भी दिखा देता हूँ। देखें,
ये लिस्ट ऑफ EQs है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये बेसिकली वही सारे क्वेश्चन की लिस्ट है जो मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाए हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा के चलता था EQ, ये वही है। तो पेपर से एक दिन पहले स्टडी मैट में से ही कर लेना। और अच्छा एक बात और, ये स्टडी मैट मई 25 सितंबर 25 वाले में से है, मई 26 सितंबर 26 वाले में से नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं, एक आध क्वेश्चन ही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम है। ये देखें, जब आप स्टडी मैट को खोलेंगे, एक बार चेक कर लीजिए। जैसे मैंने ये खोला तो ये देखें, ये लिखा हुआ है मई 25 जनवरी 26, फिर मई 26 ऑनवर्ड। तो ये इस वाले स्टडी मैट में से है, इस वाले स्टडी मैट। इसमें सारे क्वेश्चन सेम है, एक आधे क्वेश्चन का सीरियल नंबर चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप लोग इसमें से अपने पास जो लेके चलेंगे, और ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए EQ के, ये आपने बढ़िया तरीके से, एक भी क्वेश्चन इसका छोड़ के नहीं जाना, बढ़िया तरीके से आपने इसको पढ़ के जाना है। नॉट इवन वन क्वेश्चन आप इसका छोड़ोगे, सब बढ़िया तरीके से आप इसका पढ़ोगे, ठीक है। और PYQs की मैंने मैराथन डाल रखी है, वो आप चेक कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन अटेंड किया तो उसके बाद सारे पार्ट्स उसी के करना, ऐसा कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो आपका डाउट है बढ़िया है, बता रहा हूं। ये एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का मान लो A पार्ट कर लिया, अब मुझे B पार्ट नहीं आता, तो क्या मैं B पार्ट की जगह छोड़ दूं, या फिर पहले मैं क्वेश्चन 5 कर लूं और 6 का B बाद में कर लूं। देखो बेटा, कायदे से तो अपने पास आप कौन सा क्वेश्चन अपने पास किसी ऑर्डर में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी मर्जी ऑर्डर में करो, लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप थोड़ा सा उसका ऑर्डर बना दो। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, तो मैं ये चाहूंगा कि आप क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट एक साथ करो, लेकिन ये बात बहुत सेकेंडरी है, मेरे चाहने से कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन 1 का A पार्ट अभी आपको स्ट्राइक कर रहा है तो वो कर लो, B अभी नहीं समझ, बाद में कर लेना, क्या टेंशन है। द फंडामेंटल थिंग इज कि आप किसी मर्जी ऑर्डर में पेपर कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका पेपर खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप किसी मर्जी उसमें करो, ये आपका कॉल है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट अभी कर लिया, फिर आपको 3 का A पार्ट आता है, वो आपने पहले कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट आपने बाद में कर लिया, चलेगा, नो वरीज, हो सकता है ऐसा। बल्कि मैं तो कहता हूं आप जिस मोड में कंफर्टेबल हो उससे करें, कोई ऐसा वो नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक ही उसमें सीरीज में होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये रीडिंग टाइम जो आपको मिलेगा, रीडिंग टाइम, इसमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, मैं अपने लेवल पर आपको बताता हूं रीडिंग टाइम में क्या करना चाहिए। आप रीडिंग टाइम में ट्रू फॉल्स पढ़ लो, और उनके जो भी आंसर अपने दिमाग में है थोड़ा सा सेव कर लो, फ्रीज कर लो। एक तो ये जो क्वेश्चन 1 का A पार्ट है 12 मार्क का, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हो तो आप सीधा पहले घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट कर पाओगे, उससे 12 नंबर आपको सीधा सीधा मिल जाएंगे। सेकंड आपको करना चाहिए रीड एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे NPO, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, जैसे सिंगल एंट्री, इन क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स को पढ़ो। आप जितना ये एडजस्टमेंट का काम करोगे, ये आपको जो है एक आइडिया दे देगा कि पेपर का लेवल कैसा सेट है। और इसमें एडजस्टमेंट में कुछ लिखना नहीं है, जस्ट गो थ्रू विद दैट। एंड इसके बाद टाइम बच रहा है आपके पास, तो रीड BRS का जो क्वेश्चन अपने पास है, और उसमें मन में सोचो कि क्या ये एंट्री प्लस में जानी चाहिए, माइनस में जानी चाहिए। ऐसे अगर आप पेपर में पेंसिल लेके जाते हो तो बहुत हल्की एकदम ना के बराबर राइटिंग में आपको पता चल रहा है कि वो पॉइंट प्लस है माइनस है, तो उनमें BRS के क्वेश्चन के साथ वहीं पे उसको लिख लो। ये आपका ना जो 15 मिनट है, अगर आप थोड़ा इसको कायदे से यूज करोगे, तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स वाले, जो ये क्वेश्चन है प्लस माइनस वाले, ये क्वेश्चंस आपके उस 15 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। तो जब आप इनको करने बैठोगे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये इसका तरीका है। तो रीड BRS जैसे क्वेश्चन हो गया, ट्रू फॉल्स जैसा हो गया, ये 12 मार्क का है, ये 5 से 10 मार्क का है। एंड इनकी एडजस्टमेंट्स को पढ़ो, ताकि जब आप इनकी एडजस्टमेंट्स को पढ़ो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है। आप ये भी कर सकते हो कि आपने पार्टनरशिप की एडजस्टमेंट पढ़ी, अब उसमें रीवैल्यूएशन के जितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो आपने देखा होगा नीचे वाले पॉइंट और बैलेंस शीट के पॉइंट को कंपेयर करना होता है, तो बार बार आप देखोगे। तो उसी टाइम पे ना आप क्या करो, रीडिंग टाइम में देख लो कि अच्छा उसमें रीवैल्यूएशन में गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, और उन एडजस्टमेंट के साथ ऐसे लिख लो गेन लॉस, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपका पेपर में थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। दिस शुड बी योर रीडिंग अप्रोच, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी आप कैसे मर्जी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीडिंग टाइम के अंदर अपने पास ये चीज के अलावा आप कुछ और भी पढ़ेंगे तो मोटा मोटा रूप से आपको वही समय लगेगा। बस रीडिंग टाइम में अगर आपने एक आधा क्वेश्चन मुंह जबानी सॉल्व कर लिया, तो करने टाइम पर अपने पास उसमें थोड़ा सा वक्त आपका बच जाएगा, ये इसमें बस फायदा है। नहीं बेटा, मई 26 का मेरे पास मैंने लिस्ट नहीं बनाई है,
मई 26 की लिस्ट जो है मेरे पे अवेलेबल नहीं है। मेरे पे मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26 ये वाला जो स्टडी मैट है इसकी लिस्ट अवेलेबल है और चेंज नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन अपने पास का सीरियल ऑर्डर जो ऊपर नीचे होता है, बाकी पूरा सब कुछ सेम है, तो बेफिक्र रहिए। ये वाली जो लिस्ट है ये मैंने आपके उस पर डाल दी है। इस वाली लिस्ट में मैंने ऐसे लिखा हुआ है पीक्यू। पीक्यू मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, और इलस्ट्रेशन का मतलब हो गया जो पहले इलस्ट्रेशन वगैरह हैं वो। इनको आपने अपनी क्लास में ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक बार अपने हाथ से इनको रिव्यू जरूर कर लें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए। एंड आप लोगों का फुल सिलेबस टेस्ट भी अनाउंस हो गया है। ये मुझे पता नहीं कि आपके पास नोटिफिकेशन आई है या नहीं। ये फुल सिलेबस आपका जो टेस्ट है ये है पहला मेरा MTP 1 जो अकाउंट्स का होगा ये 20 अगस्त को है, और MTP 2 जो अकाउंट्स का होगा ये है 28 अगस्त को। 28 अगस्त को, ये 20 अगस्त को या 28 अगस्त को, ये मेरी वाली डेट शीट। अभी आपका जो है 50-50 मार्क्स का हुआ था, अभी 100-100 मार्क्स का होगा। फुल डिवीजन की जगह EQ कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, EQ इज मस्ट 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 बेटा, वो तो करना ही है। जर्नल करते टाइम जर्नल का 5 कॉलम में फॉर्मेट बनाना जरूरी है क्या? हाँ भाई, ये अगर क्वेश्चन जर्नल का आया है तो उसमें तो आपको बनाना जरूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए जर्नल का क्वेश्चन नहीं है और आप जर्नल एंट्री कोई वर्किंग नोट में पास कर रहे हो, तब नीड नहीं है। वर्किंग नोट वाली जर्नल एंट्री को आप बिना उसके कर सकते हो। जैसे शेयर्स का क्वेश्चन होता है, तो शेयर्स के क्वेश्चन में आमतौर पर मैं डेट नहीं लिखता, मैं सीरियल नंबर लिखता हूं। तो आप शेयर्स के क्वेश्चन में क्या करो, सीधा पर्टिकुलर का कॉलम बना लो, डेट आपने नहीं बनाया, और पर्टिकुलर के साथ में वहां पे 1 2 3 4 लिख लेना। LF का कॉलम आपने नहीं बनाया तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपने कॉलम नहीं बनाया नीचे नोट डाल दो कि LF कॉलम हैज बीन अवॉइडेड, LF कॉलम हमने जो छोड़ रखा है। और अगर आप LF कॉलम बना रहे हो तो जाहिर सी बात है नोट की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो ये आपके फुल सिलेबस MTP के अपने पास जो ये टेस्ट है, ये अभी आपके होने हैं दोनों के दोनों टेस्ट। इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसको आपने बढ़िया तरीके से अपने पास करना है। और इससे जो पहले वाला MTP हुआ था उसकी सोल्यूशन की भी मैं आपके ग्रुप पे डाल रहा हूं, जो उसकी सोल्यूशन की है वो भी मैं ग्रुप पे डाल रहा हूं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये लीजिए, ये इसकी सोल्यूशन की है। ये जी मैंने ग्रुप पे आपका जो है इसकी सोल्यूशन की डाल दी है। इसमें से एक बार जो आप देख सकते हो, कई बच्चे व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज कर रहे हैं पेपर आसान आएगा मुश्किल आएगा। बेटा कुछ नहीं होता आसान मुश्किल, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आसान होगा, प्रिपरेशन खराब है तो मुश्किल होगा, सिंपल। अपनी प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव पे सोचो, ये आसान मुश्किल के दिमाग पे मत सोचो, सिंपल। तो ये कुछ खास बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इनको आपने बढ़िया तरीके से भाई अपना जो है बिल्कुल रखना है, इनमें कोई भी चीज आपने जो है वो नहीं छोड़नी है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपके ग्रुप पे मैं भेज देता हूं ये डेप्रिसिएशन के आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, मैंने उनकी वीडियो आपको पहले भेज दी थी कि आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूं कई बच्चों ने नहीं करा होगा, तो मैंने ये ग्रुप पे डाली है, इसको जरूर देख लीजिएगा। डेप्रिसिएशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये वो है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मतलब हो गया जहां डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके आखिरी में जो ये वाले क्वेश्चंस दिए हैं, ये कई बच्चे पूछ रहे थे। ये रचित तूने भी उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो वीडियो पूरी सो कर रखी है, सॉल्व कर रखे हैं इसके सारे क्वेश्चन, एक बार इसको जरूर देख लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं इसको। सो दिस वाज ऑल द थिंग, इसको ध्यान में रखते हुए अपने पास काम करें, और थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली लॉ के लिए अपना जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसको जरूर पढ़ते हुए चलिए, उसको बिल्कुल भी अपने पास जो है अवॉइड मत करके जाइएगा, क्योंकि कीवर्ड से ही आपका सारा का सारा जो खेल है वो बनते हुए चलेगा। चलो, इसको अपने पास बढ़िया तरीके से रखना। मैं आपकी जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी, मंडे वाली क्लास, वो शायद नहीं लूंगा, मैं आपकी डायरेक्ट क्लास लूंगा वेंसडे को, जो अपकमिंग वेंसडे आ रहा है, या आपका अगर अपने पास टेस्ट वगैरह रखा हुआ है, अगर उस दिन टेस्ट पड़ेगा तो मैं एक आध दिन आगे पीछे कर लूंगा। मुझे एक आपको MTP में क्वेश्चन आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन, वो बस क्लास में करवाना है, NPO का क्वेश्चन है वो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह आ रहे हैं, जैसे आप डाउट पूछ रहे हो वैसे डाउट पूछते हुए चलिएगा। MTP का NPO का जो क्वेश्चन है
वो आपका वही क्वेश्चन है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन है, वो आपके एनपीओ का लास्ट इलस्ट्रेशन भी है। मैंने वो आपको नहीं करवाया हुआ है, तो वो मैं क्लास में करवाऊंगा, बड़ा क्वेश्चन है 20 मार्क का, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने नहीं भी देखा, तो जब मैं लेक्चर शेयर करूं उसको पढ़ के जाइएगा, कहीं गलती से आ जाए एनपीओ 20 मार्क का, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये वाली जो फाइल अभी अपने पास है, मैं आपके पास ग्रुप पे डलवा रहा हूँ। इसमें से कोई भी चीज ऐसी है लिखनी है या इसको कहीं सेव रखना है, आप सेव रखना। बाकी इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे लेके चलेंगे। राहुल, ये वाली फाइल पीडीएफ अगर अपने पास जो उस पर डलवा दो, मैं आगे अपने पास और शेयर कर दूंगा।